हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका AMIS बाय ईशू शर्मा पर। दोस्तों, आज जो हमारी क्लास होने जा रही है उसमें हम कंप्लीट इंडियन पॉलिटी का जो है रिवीजन करेंगे। MCQs का हर एक टॉपिक से मैंने जो है 10-15 क्वेश्चंस लिए हैं, किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं किया है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आगे मैं इंडियन पॉलिटी की तो मैंने अभी करवाई दी है, आगे जो है इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी की पूर्व देखो मैं ना पूर्वालोकन से ये करवा रही हूँ। तो पूर्वालोकन का आपको पता ही है, घटना चक्र हो या पूर्वालोकन, ये कितना मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएससी एग्जाम या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए। और इसमें जो क्वेश्चन है उसको अगर हम कर लेते हैं ना, तो मतलब 90% संभावना होती है कि हम एग्जाम को क्रैक कर देंगे। तो सुबह भी मैंने एक वीडियो डाली थी, उसमें मैंने पार्ट 1 लिया था इसी का, क्योंकि कुछ एक क्वेश्चन जो रह गए थे, कुछ एक टॉपिक रह गए थे, वो मैं पार्ट 2 में करवाने वाली हूँ। तो चलिए हम अपनी सीरीज की शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। पार्ट 1 में हमने जहाँ तक कर लिया था उससे आगे जो है हम इसको करने वाले हैं। तो चलिए हम सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से हमने छोड़ा था और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं हमारी सीरीज की। दोस्तों, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि मैं आगे भी आपको जो है पूर्वालोकन से आपको क्वेश्चंस करवाती रहूँ। क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनके पास अवेलेबल नहीं होता है, और एग्ज़ाम तो हमारा 17 मार्च बहुत ही नज़दीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो मतलब विलेज एरिया से हैं, तो उनके पास जो है अवेलेबल नहीं हो पाती हैं बुक इतनी जल्दी। तो उन्हीं लोगों के लिए जो मैं है पूर्वालोकन की बुक से ये जो है सीरीज करवा रही हूँ। तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलो क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से कथन सही है, ये हमें बताना है। तो राष्ट्रपति लोकसभा के साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम स्तर और प्रत्येक वर्ष के प्रथम स्तर के आरंभ में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करता है। तो ये बिल्कुल सही है। फिर राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में संसद को उसके आह्वान के कारणों के विषय में सूचित करता है। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें दोनों के दोनों जो कथन है जो दिए गए हैं, दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है वो बताना है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदस्य का सदन का सदस्य नहीं होगा। ये तो बिल्कुल सही है। फिर संसद राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, ये भी हमने पढ़ा है, फर्स्ट पार्ट में भी पढ़ा है और आज सुबह भी हमने पढ़ा था। तो ये दोनों के दोनों जो कथन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि संसद किससे बनी होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से। तो दोनों के दोनों इसमें बिल्कुल सही आंसर रहेगा बी, यानी कि एक और दो दोनों। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन की राष्ट्रपति संसद का हिस्सा नहीं होता। गलत है, ये तो होते हैं, संसद का हिस्सा होता है, बिल्कुल सही है। तो बी हमारा आंसर रहेगा कि राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संसद बनती है, भारतीय संसद किससे बनती है? केवल लोकसभा से, लोकसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा और प्रधानमंत्री से, या फिर लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति से? अभी मैंने आपको बताया है कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से क्या बनता है, संसद बनती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है, क्या क्या शामिल है? तो वही आ जाएगा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। एक ही क्वेश्चन को देखो बार बार पूछा गया है, थोड़ा सा चेंज करके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद मिलकर निर्मित होती है, किससे मिलकर निर्मित होती है? तो राज्यसभा से, लोकसभा से और राष्ट्रपति से, यानी 1, 2 और 3 आ जाएगा। 1, 2, 3 देख लो, फर्स्ट ऑप्शन में है, यानी ई। फिर अब भारतीय संसद में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? कौन शामिल है भारतीय संसद में? तो भारतीय संसद में शामिल है राष्ट्रपति एवं दोनों सदन। दोनों सदन कौन? राज्यसभा और लोकसभा। दोस्तों, मैंने ना एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जैसे भी हम टॉपिक कर रहे हैं, ये राष्ट्रपति के संसद से मैंने जो राष्ट्रपति और संसद से जो मैंने ये क्वेश्चंस लिए हुए हैं, तो मैंने एक एक टॉपिक वाइज भी वीडियो डाली हुई है। अगर आप लोगों को ये चाहिए ना कि भाई हमें एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमें सारे करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना, एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन हो सकते हैं, जितने भी पूर्वालोकन में दिए हुए ना 30 सालों के, तो मैंने टॉपिक वाइज वीडियो भी डाल रखे, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संसद सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार है? तो कौन सा विशेषाधिकार है? चर्चाएं प्रक्रिया की स्वतंत्रता, ये नहीं है। एक मिनट, ये तो है, सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है पूछा है, हाँ नहीं है पूछा है ना। तो चर्चा प्रक्रिया की स्वतंत्रता ये तो है, वो चर्चा में भाग ले सकते हैं, प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। फिर है संसद के आंतरिक विषयों के संचालन का अधिकार, ये भी है। फिर है साक्षी के रूप में उपस्थिति से स्वतंत्रता, साक्षी के रूप में उपस्थिति, यानी कि ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको उपस्थित होना पड़ेगा। राष्ट्रपति ने अगर संयुक्त बैठक बुलाई है या फिर दोनों सदनों की बैठक बुलाई है, अधिवेशन बुलाया, तो वो उनको उसमें सम्मिलित होना पड़ेगा। उसमें स्वतंत्रता नहीं है उनकी, यानी उपस्थित तो उनको होना पड़ेगा। तो 25 का आंसर रहेगा सी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में कहा गया है ऐसा? ऐसा कहा गया है 122 में, अनुच्छेद 122 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किनको लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है? यानी लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही जो निर्वाचन में मत दे सकते हैं वो कौन से? वो होते हैं राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य हैं। कौन? सिर्फ निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है, ठीक है। राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्य। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही बताना है। तो राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन राज्यों की विधानसभाएं करती हैं, बिल्कुल गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये तो सही है। अतः राज्यसभा का कोई सदस्य भी उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। राज्यसभा का कोई सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकता है। फिर लोकसभा और राज्यसभा में एक और अंतर बात में अंतर है कि लोकसभा का निर्वाचन तो कोई प्रत्याशी भारत के किसी भी राज्य से लड़ सकता है, पर राज्यसभा का प्रत्याशी सामान्यतः वही का होना चाहिए जहां से वह प्रत्याशी बन रहा है। देखिए, अब जो ये सी ऑप्शन है ना, ये 1994 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो उस हिसाब से हमारा सी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर हम वर्तमान में देखेंगे तो उस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही है, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना, राज्यसभा का वही प्रत्याशी मतलब बन सकता है जो उसी राज्य के मतदान सूची में सम्मिलित हो। ऐसा पहले था, ऐसा अब नहीं है। अब किसी को राज्यसभा का सदस्य बनना, प्रत्याशी बनना है तो वो किसी भी राज्य की मतदाता सूची में शामिल हो, ऐसा चलता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लोकसभा में लंबित कौन सा सही है बताना है, ठीक है। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके सत्रावसान पर व्यापक हो जाता है। फिर है, राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जिसे लोकसभा ने पारित नहीं किया है, लोकसभा के विघटन पर व्यापक नहीं होगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन है वो केवल 2 सही है, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक जो राज्यसभा में, लेकिन लोकसभा ने तो उसको पारित नहीं किया था ना, तो लोकसभा के विघटन पर जो है वो व्यागत नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? ऐसा कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो ये जो उल्लेख किया गया है वो 265 आर्टिकल में किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण है? तो वो जो है उपयुक्त में से किसी का नहीं। महानियंत्रक, मालिका परीक्षक नहीं, भारत के वित्त मंत्री नहीं, अधिकृत मंत्री नहीं, राष्ट्रपति का होता है। तो वो राष्ट्रपति इसमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसमें से कोई भी नहीं हमारा आंसर आएगा। देखो, संचित निधि संसद के नियंत्रण में होती है। किसमें होती है? संसद के नियंत्रण में, ठीक है। मैंने लिख रखा ऊपर, इसमें देख लीजिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। किसमें जमा होता है? तो वो होता है भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? संचित निधि से निकालने के लिए तो किसका है? वो भारत की संसद का। भी अभी हमने देखा, जो भारत की संचित निधि किसके अंडर में होती है? वो संसद के नियंत्रण में होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत की संचित निधि से लिया जाने वाला अनिवार्य व्यय भार नहीं है? अनिवार्य व्यय भार नहीं है। वे ऋण जो भारत सरकार को चुकाने हैं वो तो होता है, उसी पे डिपेंड होता है। फिर भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्यों के लिए वेतन और पेंशन ये नहीं है, ठीक है। ये किस पर? संचित निधि पर एक भार व्यय नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखो, ये आकस्मिकता निधि किसके अंडर में होती है? राष्ट्रपति के अंडर में होती है। और जो हमारी संचित निधि वो किसके अंडर में होती है? वो संसद के नियंत्रण में होती है, ठीक है। कुछ इसमें व्यय दिए गए हैं, कौन कौन से जो व्यय है वो संचित निधि के भारित व्यय में शामिल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रपति की उपलब्धियां, भत्ते था उसके वेतन, उसके पद से संबंधित अन्य व्यय। फिर राज्यसभा के सभापति, उपसभापति के तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ऐसे ऋण भार जिनका दायित्व भारत सरकार के ऊपर है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, और फिर भारत के नियंत्रक, मालिका परीक्षक के वेतन भत्ते। तो ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? हमें बताना है। तो भारत के राष्ट्रपति के वेतन भत्ते, ये तो अभी अभी हमने देखा है। फिर अब भारत के उपराष्ट्रपति का वेतन था भत्ते। देखिए, एक चीज देखो आप, इन्होंने कहा कि भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन भत्ते, तो ये इसमें आंसर है, यही आंसर है कि ये इस पर भारित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उपराष्ट्रपति को तो कोई वेतन मिलता ही नहीं है ना,
उपराष्ट्रपति के पद के लिए तो उनको कोई वेतन नहीं मिलता। उनको जो वेतन मिलता है, जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो राज्यसभा के सभापति भी तो होते हैं। राज्यसभा के जब सभापति होते हैं, सभापति के पद के रूप में कार्य कर रहे होते हैं, उसी के पद से जो है उनको वेतन मिलता है। उन्हें उस पद के हिसाब से वेतन मिलता है, राज्यसभा के सभापति के पद के हिसाब से, ना कि उपराष्ट्रपति के पद के हिसाब से। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति का भाई वेतन कितना है, तो आपको नहीं बताना है, तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा तो वो लगाना। आपको कहीं 4 लाख मिल जाए और आप वो लगा दो, क्योंकि वो 4 लाख उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं होता है, वो होता तो उपराष्ट्रपति का, उनके व्यक्तित्व का होता है, लेकिन पद का किसका होता है, वो सभापति का, राज्यसभा के सभापति का वेतन होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है, हमें बताना है। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के वेतन भत्ते, ये तो आता है इसमें। भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते, ये भी आता है। भारत के प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते नहीं आता, हमने ऊपर पढ़ा है, इसमें कहीं नहीं देखा ना प्रधानमंत्री के वेतन भत्ते, तो ये इसमें नहीं आता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है, आकस्मिकता निधि से। तो कौन सा अनुच्छेद है, ये हमारा अनुच्छेद है 267। कौन सा अनुच्छेद है, 267। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकते हैं। राष्ट्रीय संकट के समय, संसदीय स्वीकृति के बाद, या संसदीय स्वीकृति से पूर्व। तो संसदीय स्वीकृति से पूर्व करते हैं। पहली बात तो आकस्मिकता जो निधि होती है राष्ट्रपति के अंडर में होती है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे आ जाते हैं आकस्मिक, जिनमें स्वीकृति लेने में संसद की जो है विलम्ब हो सकता है, तो स्वीकृति से पूर्व भी जो है आकस्मिकता निधि से राष्ट्रपति जो है उसमें से व्यय कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्व विभाग संसद के प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। फिर भारत के संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से निकाला नहीं जा सकता, ये भी सही है और फर्स्ट भी सही था। फिर लोक लेखा से किए जाने वाले सभी संवितरणों के लिए भारत की संसद के प्राधिकरण की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो तीनों के तीनों कथन इसमें सही है और तीनों के तीनों हमारे जा रहे हैं ऑप्शन डी के साथ। एक मिनट, कौन से सही हैं, एक मिनट दोबारा देखते हैं। ऑप्शन सी है ना इसमें, केवल 2। राजस्व विभाग संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले केंद्रीय बजट को तैयार करने के लिए उत्तरदायी है। राजस्व विभाग नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझसे गलत हो गया था, सॉरी भाई, गलत हो गया था मुझसे, तो ये नहीं आएगा इसमें, ये गलत है इसमें, यानी 1 गलत है। फिर भारत की संसद के प्राधिकरण के बिना कोई धन भारत की संचित निधि से नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि संचित निधि किसके अंडर में है, संसद के अंडर में। उसमें से अगर हमने कोई व्यय निकालना है तो किससे पूछेंगे, किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, संसद की, तो ये तो बिल्कुल सही है। तो इसमें केवल 2 सही है। ठीक है, आंसर रहेगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सामान्यतः कितने स्तर होते हैं। तो 3 स्तर होते हैं, ये तो सबको ही पता है। लोकसभा